शाम हुई तो आशु ने चाय बनाई और मैं उसे लेकर छत पर आ गया। छत पर टंकियों के पीछे थोड़ी जगह थी जहां मैं हमेशा बैठा करता था। वहां से सारा शहर दिखता था और रात होने के बाद तो घरों की छोटी छोटी टिमटिमाती रोशनी देख के मैं वही चुपचाप बैठ जाया करता था। अंधेरा होना शुरू हुआ था और हम दोनों वहां बैठे थे। आशु का सर मेरे कंधे पर था और वो भी चुपचाप थी। हम बेंगलुरु में भी ऐसा ही घर लेंगे जहां से सारा शहर दिखता हो, एक बालकनी जिसमें छोटे छोटे फूल होंगे। रोज वही बैठकर हम चाय पिएंगे। जब कभी लाइट नहीं होगी तो हम वही सो जाएंगे। एक छोटा सा डाइनिंग टेबल जहां रोज सुबह मैं आपको नाश्ता खिलाऊंगी। हमारा बेडरूम जिसमें एक रोशनदान हो और सुबह की पहली किरण आती हो। हमारे प्यार की निशानी के लिए एक पालना। आशु बैठे बैठे हमारे आने वाले जीवन के बारे में सब सोच चुकी थी और सब कुछ प्लान कर चुकी थी। वैसे तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मैंने पूछा। लड़का। और आपको? आशु ने मुझसे पूछा। आज शनिवार का दिन था। सुबह मैं जल्दी उठ गया पर आशु अब भी मुझसे चिपकी हुई थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 6 बजे थे। मैंने धीरे से अपने आप को आशु से छुड़ाना चाहा तो आशु भी जाग गई। सॉरी जान। मैंने उसे जगाने के लिए माफी मांगी तो मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देख मेरी मॉर्निंग और भी गुड हो गई। मैंने उसके माथे को चूमा और उठ के बाथरूम में घुस गया। जब वापस आया तो आशु चाय बना रही थी। चाय छानकर उसने मुझे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए दी और फिर खुद बाथरूम चली गई। फ्रेश होकर आई तो मैं अब भी कप थामे उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो भी समझ गई और हम दोनों अपनी अपनी चाय लिए खिड़की के पास खड़े हो गए। आशु मेरे आगे थी और हम दोनों के दाहिने हाथों में हमारे कप थे। मेरा बायां हाथ आशु के पेट पर था और आशु ने भी बाएं हाथ से मेरे हाथ को पकड़ रखा था। काश कि हम हर रोज इसी तरह खड़ा होकर चाय पीते। आशु बोली। मैंने आशु के सर को पीछे से चूम लिया। वो दिन भी आएगा? मैंने जवाब दिया तो आशु ने उत्सुकतावश पूछा। कब? अब मैं इसका जवाब नहीं जानता था पर फिर भी मैंने आशु को आस बंधाते हुए कहा, जल्द। इसके आगे उसने और कुछ नहीं कहा और हम दोनों इसी तरह खड़े खिड़की से बाहर पेड़ों को देखते रहे। आज बरसों बाद मुझे सुबह की ठंडी हवा सुकून दे रही थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद मुझे याद आया कि हमें तो गांव भी जाना है। आशु, आज गांव चलें? मैंने आशु से संकुचाते हुए पूछा तो वो मेरी तरफ पलटी और ऐसे देखने लगी जैसे कि मैंने उससे कहा हो कि मैं सरहद पर जा रहा हूँ। घर वालों को शक न हो इसलिए कह रहा हूँ। मैंने आशु के दाएं गाल पर आई उसकी लट को उंगली से हटाते हुए कहा, आपसे दूर जाने को मन नहीं करता? आशु ने सर झुकाते हुए कहा। मैंने आशु को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी जाने मन, बस कुछ दिनों की तो बात है। फिर मैं आपके साथ आज का दिन और कल का दिन वही रुकूंगा और सोमवार को मैं वापस आ जाऊंगा। और मेरा क्या? मुझे कब भिगाने आओगे? आशु ने मेरे सीने से अलग होते हुए शर्माते हुए पूछा। पर जब उसने भिगाने शब्द का इस्तेमाल किया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बुधवार को अपनी दुल्हनिया को भिगाने आएंगे उसके साजना। मेरा जवाब सुन आशु बुरी तरह शर्मा गई और कसकर मेरे सीने से चिपक गई। एक बात पूछूं? अगर सब कुछ नॉर्मल होता, आई मीन कि हम एक परिवार के ना होते, तो आप मेरा हाथ घर वालों से कैसे मांगते? आशु का सवाल सुन मैं कुछ सोच में पड़ गया। फिर मुझे कुछ याद आया और मैंने फोन में एक वीडियो प्ले की। फिर आशु के सामने अपने एक घुटने पर बैठ गया। ये सुनकर आशु ने मुझे गले लगा लिया। मेरा मुंह उसके पेट पर था और उसका हाथ मेरे बालों में था। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जितना चाहने वाला मिला। आशु ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। कुछ देर बाद हम नाश्ता करके तैयार हुए और मेरी प्यारी बुलेट रानी पर सवार होकर गांव की तरफ निकल लिए। ठीक दोपहर के खाने पर पहुंचे और हमें वहां देखकर किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई। तुम दोनों को शहर की हवा लग गई है, ताऊजी ने गुस्से में गरजते हुए कहा। कुछ देर पहले मेरी जान जो बहुत खुश थी वो अचानक ही सहम गई। आशु, तू अंदर जा। मैंने आशु को अंदर भेजा। उसे क्यों अंदर भेज रहा है? ताऊजी ने गरजते हुए कहा। ऑफिस में वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि मैं ही गांव नहीं आ पा रहा था तो वो बेचारी अकेले तो गांव आ नहीं सकती ना। मैंने अपनी सफाई दी। आग लगे तेरी नौकरी को, ताईजी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तुझे कहा था न कि छोड़ दे ये नौकरी और खेती संभाल, पर नहीं, तुझे तो उड़ना है। पिताजी ने भी आगे आते हुए ताना मारा। मेरा गुस्सा अब फूटने को था पर तभी नीतू मैडम का फोन आया। मैडम, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। अभी मैंने कॉल काटा भी नहीं था कि ताऊजी चिल्ला कर बोले, मिनट भर हुआ नहीं घर में घुसे और तेरे फोन आने चालू हो गए। ऐसी कौन सी तनख्वाह देते हैं तुझे? मैडम ने सब सुन लिया था और खुद ही फोन काट दिया। अब घर में तो कोई नहीं जानता था कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, इसलिए मैं बस अपने गुस्से पर काबू करना चाहता था।
मैं पूछती हूँ तुझे कमी क्या है इस घर में? सब कुछ तो है हमारे पास, सारी उम्र बैठ कर खा सकता है, फिर क्यों तू दूसरों के यहाँ नौकरी करता है? माँ ने कहा, बस बहू बहुत हो गया इसका, इसी साल तेरी शादी कर देते हैं। ताऊजी ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा, आपने वादा किया था ताऊजी। मैंने उन्हें उनका वादा याद दिलाया। तूने 3 साल मांगे थे और वो इस साल पूरे होते हैं। अगले साल जनवरी में ही तेरी शादी होगी और ये मैं तुझसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ। ताऊजी ने आखिरी फैसला सुना दिया। अब मुझे कुछ तो बहाना मारना था ताकि इस शादी की लटक रही तलवार से अपनी गर्दन बचा सकूं।